नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। हम लगातार आपके इस चहेते चैनल पर नए साल की स्टॉक पिक्स तो लगातार दे ही रहे हैं, लेकिन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम खास नया स्पेशल शो। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहते हैं तो किस कैटेगरी के फंड्स में आपको पैसे लगाने हैं, किस सेक्टर से जुड़े फंड्स पर आपको फोकस करना है जहां तगड़ा रिटर्न मिलेगा, इन सारे सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे। और इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है नन अदर दैन जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। हम अनिल जी से समझेंगे उनके पसंदीदा फंड्स के बारे में। आइए करते हैं शुरुआत हमारे शो की नए साल के नए फंड्स। तो चलिए करते हैं शुरुआत हमारी इस खास पेशकश की, नए साल के नए फंड्स। सर, नए साल के नए फंड्स, नया साल आ चुका है, आपको क्या पसंद आ रहा है? देखिए, मेरे को सबसे पहले तो इस फंड, ये जो म्यूचुअल फंड में इस साल कहाँ और कैसे पैसे लगाएं, इसकी रिसर्च करना बड़ा पसंद आया है। अच्छा। क्योंकि आमतौर पर हमारी रिसर्च मार्केट पर रहती है, हर रोज मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट के छोटे और बड़े ट्रेंड, डेली ट्रेंड्स भी, और कुछ बड़े ट्रेंड मार्केट में जो बन रहे हैं वो भी हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। स्टॉक्स पर हमारी हर रोज़ रिसर्च रहती है। लेकिन कई बार जब मैं देश भर में घूमता हूँ, लोग मिलते हैं, कहते हैं कि आप हम कैसे पैसे लगाएं, तो हम कहते हैं नहीं समझ आता, म्यूचुअल फंड में लगा लो। हाँ। है ना, ज़्यादा बेहतर है। तो बोलते हैं आप बोलते तो हो म्यूचुअल फंड में लगा लो, लेकिन कौन से म्यूचुअल फंड में लगाएं? तो ये बड़ा मुश्किल काम है। तो बोले ये भी तो समझाओ। तो हमने सोचा कि चलो इस साल की शुरुआत में आपको पिक ऑफ द ईयर और बाकी सारे स्टॉक्स तो ढेर सारे मिल रहे हैं, कि उन्हें म्यूचुअल फंड भी आपको ऐसे मिले जो आपके काम आते हुए दिखे। तो अब सबसे पहले तो ये है कि म्यूचुअल फंड्स में मुझे क्या पसंद है, जो आपने सवाल पूछा वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले 2024 में जो भी फंड आपको सेलेक्ट करना है, एक चीज़ समझिए कि हर एक फंड का सिलेक्शन इंडिविजुअल होता है। करेक्ट है ना। स्टॉक सिलेक्शन में आपको जरूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़े कि मैं कौन सा लूँ कौन सा ना लूँ, कम फर्क पड़ता है। लेकिन म्यूचुअल फंड सिलेक्शन में ये ज़्यादा जरूरी कि आप अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से क्या खरीदना चाहते हैं। परफेक्ट। ठीक है, तो पहले आपको अपना डिसाइड करना है कि मेरा टारगेट क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, वो समझिए। मुझे 1 साल के लिए पैसा डालना है, 3 साल के लिए डालना है, 5 साल के लिए डालना है, 10 साल के लिए डालना है, ये समझिए। तो और उसके हिसाब से आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी क्या है और टाइम होराइजन कितना है, कितनी आप रिस्क ले सकते हैं। कम रिस्क वाला फंड चाहिए, ज़्यादा रिस्क वाला चाहिए, और समय आपका 1-2 साल के लिए चाहिए, 5-7 साल के लिए चाहिए। ये चीज़ आपको इंडिविजुअली डिसाइड करनी है, और उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी कैटेगरी सूट करेगी। ठीक है। अब मैं इन जनरल बता रहा हूँ कि क्या अच्छा रह सकता है 2024 में। तो अभी का जो बाजार का मूड माहौल है, लाइफ टाइम हाई के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं, लगभग सारे इंडेक्स लाइफ हाई पर हैं। इस वक्त आपके लिए फ्लेक्सी कैप फंड सबसे ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। ये इक्विटी फंड्स हैं। फ्लेक्सी कैप जैसा नाम से पता चलता है, फ्लेक्सिबल कैपिटल, यानी कि इसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सबका मिश्रण होता है। ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। एक दूसरा जो फंड सबसे बढ़िया है वो है डेट और इक्विटी के मिक्स वाले। अच्छा। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? इक्विटी तेजी में है ये, और अभी भी रहने वाली है, ऐसा सबको लग रहा है। लेकिन ये साल डेट फंड के लिए भी बहुत अच्छा हो सकता है। पूछिए क्यों? उसका रीजन यही है कि इस साल ब्याज दरें घटने की उम्मीद है। करेक्ट। अमेरिका में भी और हमारे यहाँ भी। और जैसे ही ब्याज दरें घटेंगी, आपके बॉन्ड यील्ड्स नीचे आएंगे। बॉन्ड यील्ड्स नीचे आएंगे यानी कि बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे, और बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ने का मतलब है कि डेट फंड में अगर आप पैसा लगा रहे हैं, फिक्स इनकम में आप पैसा लगा रहे हैं, तो उसके रिटर्न्स आपके बढ़ेंगे। करेक्ट। सो इसलिए इस साल मुझे डेट और इक्विटी के मिक्स वाले ऐसे फंड जिनमें दोनों हैं, दोनों का फायदा, ये ज़्यादा फंड। तो एक आप प्योर इक्विटी इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए वो फंड लेना है जो फ्लेक्सी कैप फंड है, जिसमें सभी तरह की इक्विटी हो। चाहे तो फ्लेक्सी कैप ले लें, चाहे डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड ले लें, दोनों में से कोई भी ले लें। और अगर आप थोड़े भी कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं और आप चाहते हैं कि इक्विटी भी हो डेट भी हो, तो आपको लेना है डेट और इक्विटी के मिक्स वाले फंड। अब ये आपके लिए। अब पैसा लगाना कैसे? करेक्ट। ये तो मैंने बता दिया 2 तरह के फंड। इसको लगाने के 2 ही तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि आप मंथली SIP कर लें, हर महीने पैसा डालते रहें, सबसे आसान। ठीक है, आसान काम है। दूसरा तरीका ये कि आप थोड़े एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं। मंथली SIP में तो दिमाग ही नहीं लगाना, मेरी तारीख फिक्स है, मेरा पैसा फिक्स है, कटता जाएगा बस, है ना। दूसरा ये कि नहीं, मेरे को थोड़ा सा मज़ा आता है कि मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, क्या हो रहा है, तो मैं थोड़ा अपना दिमाग लगाऊं। करेक्ट। तो ऐसे सिचुएशन में आप एक काम करिए, हर 2% निफ्टी का फॉल आता है, वहाँ आपको पैसा लगाना है। फॉर एग्जाम्पल 21,800 का हाई बनाया, 400 पॉइंट नीचे आया, 21,400 आया, मेरा पैसा वहाँ लग जाएगा। वहाँ डाल दो। और 2% फॉल पर, और एग्रेसिव ट्रेडर तो 1% फॉल पे ही लगा लीजिए।
अच्छा, लेकिन 2% 2% रीजनेबल है। ठीक है। क्योंकि रनिंग करेक्शन होते हैं, जब भी किसी आपको हाई से 2% का करेक्शन मिले मेरी एंट्री होगी। अब 2% में 2, 5, 15, 50 पॉइंट आप निफ्टी के ऊपर नीचे खुद देख लीजिए, बट अदरवाइज जैसे 400 पॉइंट निफ्टी घटता है किसी लेवल से, वहां से आप पैसा डालना चाहिए। 21,800 से 21,400 आया, थोड़ा डाल दिया, 21,000 थोड़ा और डाल दिया, 20,600 आया, थोड़ा और डाल दिया, इस तरह से आप डाल दीजिए। तो आपकी क्या है, हर एक कमजोरी पर आपका पैसा लग जाएगा। ठीक है। ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, 5-6 इंस्टॉलमेंट से ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे ज़्यादा आएगा नहीं नीचे, इसे चिंता न करें, ये आपके लिए है। ठीक है। अब ये तो हो गई बात उन लोगों के लिए जिनको टाइमिंग भी करनी है। हाँ। एक बात वो हो गई जिन लोगों के लिए कम रिस्क वाले पैसे लगाने। कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे भी है कि हम तो रिस्क लेना चाहते हैं और फंड में रिस्क नहीं लेंगे तो कहाँ लेंगे। डायरेक्ट इक्विटी में जरूरत से ज़्यादा रिस्क है, तो हम इक्विटी फंड में जहाँ पैसा लगाना है वहाँ थोड़े से हम ज़्यादा पैसा लगाना चाहते हैं। उनके लिए सेक्टोरल इंडेक्स, पर्टिकुलर सेक्टर में निवेश करने वाले, एक पर्टिकुलर सेक्टर में जिन फंड्स में निवेश लगाया जाता है वो खरीद सकते हैं। उसके लिए 3 सेक्टर है। अच्छा। आईटी, फार्मा और सरकारी कंपनियां। अच्छा। इन 3 के जो आपको सेक्टोरल फंड मिलते हैं, कई सारे म्यूचुअल फंड हैं जिनके पास ये फंड्स हैं, आईटी, फार्मा और सरकारी कंपनियां। ठीक है। इनमें आप SIP कर लीजिए। ठीक है सर। आप हाँ, सो अगर आपको एग्रेसिवली जाना है तो ये सेक्टोरल फंड, पैसिव जाना है तो आपके लिए इक्विटी प्लस डेट, मॉडरेट इक्विटी कैप, फ्लेक्सी कैप या डाइवर्सिफाइड फंड। क्लियर? ओके सर, आपने ये तो एक ब्रॉडली समझा दिया क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्या क्या तरीके। लेकिन सर हर निवेशक की ज़रूरत भी अलग अलग होती है, तो कौन कौन से अलग अलग फंड्स हैं सर जिनमें से चुन सकते हैं या उनको देखना चाहिए? देखिए, जो चुनने के लिए पहला तो मैंने बताया फ्लेक्सी कैप फंड है। हाँ। दूसरा मल्टी कैप फंड है। ठीक है। इसमें अलग अलग तरीके से फंड होते हैं, वो चुन सकते हैं। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, ये भी आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे हो सकते हैं। उसके अलावा बैलेंस एडवांटेज फंड है। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के बाद बैलेंस एडवांटेज फंड है। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है। वैल्यू एंड कॉन्ट्रा फंड। ये मैंने टोटल फंड आपके लिए 6 तरीके के फंड चुने जो आपको इस साल पैसा लगाना है इनमें। ठीक है, चलिए तो अब एक एक करके ये जो 6 फंड्स हैं इनके बारे में समझते हैं और आपके लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है वो जानते हैं। सर फ्लेक्सी कैप इक्विटी फंड आपने थोड़ा आइडिया दे दिया, लेकिन जरा थोड़ा समझा सिंपल। फ्लेक्सी कैप का मतलब ये कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इनमें तीनों में निवेश होता है और कम से कम 65% इसका इन्वेस्टमेंट इक्विटी में रहेगा। बाकी 100% भी इक्विटी में जा सकते हैं। ठीक है। और थोड़ा बहुत डेट भी कर सकते हैं, लेकिन डेट 35% से ज़्यादा नहीं होगा फिक्स इनकम। इसकी सबसे बड़ी खूबी और खासियत ये कि आपको दिमाग नहीं लगाना, आपके ब्याह पे फंड मैनेजर दिमाग लगाएगा। फंड मैनेजर डिसाइड करेगा कि इस वक्त मुझे कितना लार्ज कैप लेना है, कितना मिड कैप लेना है। पूरा 100% लार्ज कैप में चले जाऊँ, 100% स्मॉल कैप में चले जाऊँ, ये आज़ादी फंड मैनेजर को। इसका बड़ा फायदा क्या है, तीनों ही कैटेगरी के डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिल जाता है आपको। लार्ज कैप भी मिलेंगे, स्मॉल कैप भी मिलेंगे, मिड कैप भी मिलेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपको जो देखनी हो, फंड मैनेजर की काबिलियत, उसका ट्रैक रिकॉर्ड। क्योंकि अल्टीमेटली फंड मैनेजर की टाइमिंग और स्टॉक चुनने की उसकी कैपेसिटी, वो फंड के कई सारे फ्लेक्सी के फंड ऐसे मिलेंगे जिसमें 2 फंड के बीच में अलग अलग फंड हाउस में रिटर्न 10 से 15% अलग मिलेगा। करेक्ट। कोई फंड 15% आउट परफॉर्म करता हुआ दिखेगा और किसी का 45% रिटर्न आ रहा है, किसी का 30 ही आ रहा है। इसलिए ये बहुत जरूरी है। इस वक्त जो सबसे बड़ी चर्चा मार्केट में चल रही है, जो कश्मकश है, लार्ज कैप वर्सेज मिड कैप एंड स्मॉल कैप। सब फंड मैनेजर को बात करने में बड़ा मजा आता है। लार्ज कैप में पैसा लगाओ, ये सस्ते हैं, मिड कैप स्मॉल कैप में अनाप शनाप वैल्यूएशन हो गया, और हमारे रिटेल इन्वेस्टर सोचते हैं मैं क्या करूं, मुझे तो समझता नहीं है। तो ऐसे कश्मकश में ये फंड सबसे बेस्ट है। फंड मैनेजर को दिमाग लगाने दो, उसको फीस भी तो आप इसलिए दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, है ना। सो उसको बोलो तू ही दिमाग लगा भाई, तो मैं तो पैसा दे देता हूँ। तो 2024 में ये है फंड जिनमें आपको SIP करनी है। और मेरे जो 3 पसंदीदा फ्लेक्सी कैप फंड है, नंबर 1 पराग पारिक, वन ऑफ द बेस्ट फंड, रिटर्न भी सदाबहार फंड है। मतलब इसमें लगाना ही लगाना है आपको। पिछले 3 साल के सालाना रिटर्न नहीं है, 29% एक तीनों मिला के नहीं है, सालाना रिटर्न है। ठीक है। HDFC फ्लेक्सी कैप 36% रिटर्न दिया है, और JM फ्लेक्सी कैप फंड, ये 3 फंड है जिनमें आप इस क्रम में लगा सकते हैं। ये आ गई। चलिए सर, ये बात तो हो गई फ्लेक्सी कैप की, लेकिन अब मल्टी कैप इक्विटी फंड पे आते हैं। मल्टी कैप मतलब मल्टीपल? बिल्कुल, बहुत नाम से आसान है, बढ़िया काम है कि पता चले। मल्टी कैप में तो अलग अलग तरीके कैपिटल मार्केट कैप वाली कंपनियां, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों में 25% निवेश करना जरूरी है मिनिमम। यानी कि मिनिमम इस फंड का 75% तो इक्विटी में रहेगा ही रहेगा। बाकी 25% या तो डेट में रह सकता है, या मनी मार्केट में रह सकता है, या फंड मैनेजर अपनी मर्जी से जिस किसी में भी बढ़ाना है, उसको लगता है 50% में लार्ज कैप में रखूंगा, वो कर सकता है, 50% मिड कैप में रखूंगा। तो ये यहाँ पे भी सबसे बड़ा फायदा क्या है, आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है तीनों कैटेगरी में। करेक्ट। लेकिन इसमें
मतलब जो 25% की लिमिट है कि मिनिमम आपका 25% होना चाहिए मिड कैप में, मिनिमम 25% लार्ज कैप में, मिनिमम 25% स्मॉल कैप में, इसमें फंड मैनेजर को छूट नहीं है। 25-25 तो आपको रखना ही पड़ेगा। अच्छा 25% की लिमिट आप कम नहीं कर सकते। अच्छा 100% पैसा है, 100 रुपये आपके फंड में है, 25-25 तीनों में डाल दिए, बाकी 25 में आपकी जो मर्जी आए करिए। वो दूसरी इक्विटी में डालना है, डेट फंड में डालना है, ये आपके लिए। तो ये इसमें फंड मैनेजर के पास ज़्यादा चॉइस नहीं है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। इसीलिए ये फ्लेक्सी कैप से डिफरेंट है। इसीलिए फ्लेक्सी कैप, वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों फ़र्क है। पहले मैं बता दूं कौन से फंड पसंद है मुझे इसमें मैंने 2 ही फंड चुने हैं। एक है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, जिसने 3 साल में 45% के आसपास के रिटर्न दिए, और ICICI प्रू मल्टी कैप फंड जिसने 30% के रिटर्न दिए। तो ये 2 फंड हैं जिनकी साइज़ भी अच्छी है और ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है। तो सर अब ये जो अंतर है, क्या यही अंतर है या कुछ और भी है फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप? थोड़ा सा अंतर समझना जरूरी था कि आपको ये आइडिया लग जाना चाहिए कि आपको फ्लेक्सी कैप लेना है या मल्टी कैप फंड लेना है। फ्लेक्सी कैप फंड में मिनिमम 65% इक्विटी में होता है, जो 100% तक जा सकता है। मल्टी कैप में मिनिमम 75% होगा, क्योंकि तीनों कैटेगरी में 25-25% उनको रखना होता है, इसलिए मिनिमम 75% उनका इक्विटी में होगा। ठीक है। अब मल्टी कैप में तीनों कैटेगरी में 25-25% रखना जरूरी है। फ्लेक्सी कैप में कोई जरूरी नहीं है। अगर फंड मैनेजर को लगता है मैं 100% में पूरा लार्ज कैप में जाऊंगा, 100% मिड कैप में जाऊंगा, उसकी मर्जी है। तो कैप वाइज कैप नहीं है, है ना, वैसा समझिए। ठीक है। फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर को पूरी आज़ादी है, यहाँ पर थोड़ी आज़ादी कम है मल्टी कैप में। और फ्लेक्सी कैप के मुकाबले में इसीलिए मल्टी कैप में थोड़ी सी रिस्क ज़्यादा है, फ्लेक्सी कैप में कम है। फ्लेक्सी कैप में क्या है, फंड मैनेजर जल्दी से इधर से उधर हो जाता है। मल्टी कैप में अगर बहुत ज़्यादा समझो कि आपको स्मॉल कैप बहुत अनाप शनाप महंगे भी लग रहे हैं, फिर भी 25% तो आपको रखने ही पड़ेंगे, है ना। सो इसलिए फ्लेक्सी कैप कम रिस्की है। फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में सबसे बड़ा जो फ़र्क है वो ये कि आपका फंड मैनेजर बहुत बढ़िया होगा तो फ्लेक्सी कैप में पैसा बना के देगा, और फंड मैनेजर का कॉल बाजार पे गलत गया तो आपके पैसे कम बनेंगे। ये है। अच्छा सर, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, ये तीसरा फंड आपने इसका जिक्र किया, ये क्या होता है? जैसे मल्टी में तो मतलब एक से ज़्यादा क्या एसेट है, यानी कि अलग अलग एसेट क्लास, अलोकेशन यानी कि अलग अलग एसेट्स में पैसा लगाने वाला फंड। अब अलग अलग एसेट्स क्या होती है वो मैं आपको समझा दूँ। पहले तो इन्हीं फंड को हाइब्रिड फंड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा, जनरली आमतौर पर इक्विटी फंड इक्विटी में पैसा डाल रहे हैं, कुछ इक्विटी फंड कैसे होंगे, इक्विटी प्लस डेट में पैसा डालते हैं, फिक्स इनकम में। ये मल्टी एसेट क्लास है, इनमें मिनिमम 3 एसेट क्लास में तो पैसा होगा ही होगा। अच्छा, अब वो तीसरी कौन सी हो सकती है वो मैं बताता हूँ आपको। और हर एसेट क्लास में कम से कम 10% पैसा लगाएंगे मिनिमम। ठीक है। इक्विटी, डेट, ये तो जनरली होता ही है। तीसरा या तो गोल्ड हो सकता है, करेक्ट, ये गोल्ड में भी पैसा लगाते हैं, ये रीट हो सकता है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, या इनविट हो सकता है। तो ये 5 एसेट क्लास में से कोई भी 3 पकड़ के ये उसमें पैसा लगाता है। 3 से ज़्यादा भी लगा सकते हैं। अब इसमें भी 65% पैसा तो इक्विटी में लगाना जरूरी है, और इसलिए जरूरी है क्योंकि इन पे भी टैक्स जो लगता है ना वो इक्विटी फंड की तरह ही लगता है। फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप तो खैर इक्विटी फंड है ही, वहाँ तो इक्विटी की तरह ही टैक्स लगता है। इनमें भी टैक्स जो लगता है वो इक्विटी की तरह लगता है। तो ताकि आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है, और वो तभी मिलता है। किसी भी इक्विटी फंड में एक नियम ध्यान में रखिए, अगर उसमें 65% से कम इक्विटी में एक्सपोजर है तो वो बेनिफिट लॉन्ग टर्म वाला नहीं मिलता है। इसलिए जो भी ये फंड बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं कि 65% पैसा तो इक्विटी में जाएगा ही, बाकी 35% पैसा जो बचा है वो अलग एसेट क्लास में जाएगा। वो डेट में भी हो सकता है, गोल्ड में हो सकता है, इनविट्स और रीट्स में हो सकता है। इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है, जैसे फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड में आपको इक्विटी में ही अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, अलग अलग मार्केट कैप के लिहाज से। इसमें डाइवर्सिफिकेशन मिलता है अलग अलग एसेट्स का, कि आपके पास फिक्स इनकम भी है, कभी समझो इक्विटी नहीं चल रही, डेट में पैसा बन रहा है, कभी गोल्ड में पैसा बन रहा है। सो वो आपको अलग अलग एसेट क्लास का, और ये इनके मुकाबले में और भी कम रिस्की है। अच्छा। क्योंकि यहाँ पर आपको एसेट्स के हिसाब से अलग अलग निवेश की कैटेगरी के हिसाब से आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। और यहाँ पे जो मेरे पसंद के 2 फंड है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में, वो है ICICI प्रू मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, 28,000 करोड़ का AUM है, और क्वांट मल्टी एसेट, ये 2 फंड है जिनमें आप यहाँ पर पैसा लगा सकते हैं। वेरी वेल सर, चलिए हमने मल्टी एसेट एलोकेशन फंड समझ लिया। अच्छा सर, अब ये जो चौथा आपने बताया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, ये क्या है, कैसे समझें, किसके लिए बेनिफिशियल है? लोग में पता चल जाता बैलेंस, और बैलेंस किस में बनाना है, इक्विटी और फिक्स इनकम में। आमतौर पर हिंदुस्तान के लोग कैसे हैं, ज़्यादातर लोग तो सब
फिक्स इनकम एफडी में लगाएंगे, बैंक में रखेंगे, है ना, टेंशन नहीं लेनी है। ऐसा दिमाग नहीं लगाना ऐसा, मेरा फिक्स, मेरा कम नहीं हो रहा, है ना। अब कितना बढ़ रहा है वो दिमाग नहीं लगाते, लेकिन कम नहीं हो रहा। सो बैलेंस एडवांटेज फंड का मतलब क्या है कि एक बैलेंस बना के चलने वाला फंड, और बैलेंस किस में बनाता है, इक्विटी और डेट दोनों के बीच में। इसमें इक्विटी भी है और फिक्स इनकम भी है। अब इसमें क्या है, मिनिमम 30% इक्विटी होगी जो मैक्सिमम 80% तक जा सकती है। 80%? हाँ, 80%, और बाकी पैसा फिक्स इनकम में डेट में लगाया जाता है, ठीक है। अब इसमें ये फायदा कि इक्विटी और डेट का एलोकेशन आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो फंड मैनेजर क्या करता है, बैलेंस एडवांटेज फंड में अगर आपका मार्केट सस्ता है तो इक्विटी में धीरे धीरे पैसा बढ़ाते जाएंगे। अच्छा। और आजकल के हिसाब से जैसे मार्केट बढ़ा हुआ है तो वो पैसा डेट में बढ़ाते जाएंगे। तो डेट से इक्विटी में वो जो रेशियो है कि कितना इक्विटी में होना चाहिए फंड का, कितना डेट में होना चाहिए, वो फंड मैनेजर अपने दिमाग से कम ज़्यादा करता रहता है ना। लेकिन इसमें भी पैसे जो टैक्स लगता है वो इक्विटी फंड की तरह ही लगता है, ताकि आपको टैक्स का बेनिफिट मिल जाए। डेट फंड में टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है। अब सबसे बड़ी चीज़, दो जगह ये बड़ा काम आते हैं ये फंड। अच्छा। पहला तो ये कि अगर बाजार में उतार चढ़ाव ज़्यादा है तो फिर ये फंड बड़ा काम आता है कि जब बाजार खराब हो रहा हो, इक्विटी एक्सपोजर कम कर लो, डेट में डाल लो। एक तो ये। दूसरा ये कि कभी कभी अगर डेट मार्केट में बढ़िया तेजी होने वाली हो, और आमतौर पर इक्विटी मार्केट की और डेट मार्केट की तेजी अलग अलग चलती है, क्योंकि ब्याज दरें लोएस्ट लेवल पे होगी तो इक्विटी मार्केट चढ़ेगा, ब्याज दरें हाईएस्ट लेवल पर होगी तो फिर वो वाले, तो अगर ब्याज दरें नीचे आनी है तो डेट मार्केट को फायदा होगा। सो अभी जो सिचुएशन है, ब्याज दरें हाईएस्ट लेवल पे है, नीचे आने की तैयारी है, तो डेट में भी पैसा बन जाएगा। इक्विटी आपके हाईएस्ट लेवल पे चल रहे हैं तो थोड़ा डर रहता है। तो बैलेंस एडवांटेज फंड का सबसे बड़ा फायदा क्या है, ये बैलेंस बना लेते हैं दोनों के बीच में। और ऐसे में आपके लिए HDFC का एक ही मेरे को इसमें फंड जो पसंद है, HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड, शानदार, बेहतरीन। मतलब इस फंड की साइज देखिए 70,000 करोड़ के आसपास की, बड़ा, हाँ? बेस्ट फंड है, और इसमें दिमाग लगाने की आपको जरूरत है नहीं। चलिए ठीक है, ये भी हमने समझ लिया। अच्छा सर, अग्रेसिव हाइब्रिड फंड, मतलब नाम से ही लग रहा है कि कुछ बिल्कुल क्रांतिकारी टाइप का नाम एग्रेसिव, बाकी ज्यादा इतना एग्रेसिव है नहीं। इक्विटी अच्छा। और डेट का मिक्स है। 65% इक्विटी, 35% डेट है। सिंपल सा है। इक्विटी फंड की तरह इसमें भी टैक्सेशन मिलता है। मैंने सारे फंड इस तरह से चुने हैं जिसमें आपको टैक्स का बेनिफिट मिले। कि आप 1 साल 3 साल अगर लगा कर रखें तो पता चला कि नहीं तो टैक्स में ही आपके रिटर्न चलेगा। तो टैक्स के बेनिफिट के हिसाब से चुना है। जिनकी एवरेज रिस्क लेने की कैपेसिटी, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी इसमें, मिनिमम रिस्क है, इसमें आपको एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में पैसा लगा सकते हैं। बेसिकली डेट और इक्विटी में मिक्स लगा रहे हैं। खाली बैलेंस एडवांटेज फंड थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिवली मैनेज किया जाता है, ये आराम से पैसिवली मैनेज किया जाता है। ICICI प्रू इक्विटी एंड डेट एक ये फंड है। DSP इक्विटी एंड बॉन्ड ये दूसरा फंड है। JM एग्रेसिव हाइब्रिड फंड ये तीसरा फंड है। इन 3 फंड को आप चूज कर सकते हैं इसमें। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, वैल्यू एंड कॉन्ट्रा फंड, सर इसके बारे में बताइए। एक है, 2 है, अलग है, क्या है क्या ये? दोनों अलग अलग तरह के हैं, लेकिन जनरली इनको साथ में माना जाता है। अच्छा। वैल्यू फंड, और जिनमें वैल्यू वही कॉन्ट्रा माने जाते हैं, जिनमें कॉन्ट्रा वही वैल्यू माने जाते हैं। बड़ा बारीक सा फर्क है, मैं पहले समझाता हूँ। पहले वैल्यू फंड बता दूँ। वैल्यू फंड में भी सेम इक्विटी में 65% मिनिमम पैसा रहेगा। ये फंड उन शेयरों में पैसा लगाता है जिनकी वैल्यू बहुत है, लेकिन आज अभी मार्केट ने उसकी वैल्यू को समझा नहीं है या अंडर वैल्यू करके रखा है। कई बार हम बोलते हैं ना, जैसे होल्डिंग कंपनियां हैं और वो वैल्यू अनलॉकिंग होगी, तो जो कंपनियां वैल्यू अनलॉकिंग करने वाली है उसके पहले अगर उनको फंड को लगता है कि इसमें वैल्यू है तो वो उसमें निवेश करते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, रिस्क थोड़ी सी ज़्यादा है और लॉन्ग टर्म के लिए करना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि वैल्यू तो है लेकिन वैल्यू वो निकल कर बाहर कब आएगी वो पता नहीं, वो नहीं पता है, वो लंबा समय लग जाता है। तो इसमें वैल्यू इन्वेस्टिंग में ज़्यादातर फंड मैनेजर क्या देखते हैं, पहले चीज़ तो है कि कंपनी के फंडामेंटल बहुत अच्छे होने चाहिए, और दूसरा है कि उनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कितना है दूसरी कंपनियों के मुकाबले में। अगर ये दोनों चीज़ें फिट है तो फिर उनकी कैलकुलेशन में ये बैठ जाता है कि चलो वैल्यू इन्वेस्टिंग के बेसिस पे हम वैल्यू फंड में पैसा लगा सकते हैं। सो ये सीधी बात है जिसको आम भाषा में है ना, रुपए का माल 50 पैसे में, 75 पैसे में, 54 में मिल रहा है क्या, है ना, वो देख के फंड मैनेजर शेयर खरीदता है। 2 फंड हैं जिसमें आप सोच सकते हैं, आदित्य बिरला सन लाइफ का ABSL प्योर वैल्यू ये एक फंड है, और निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड है। यहाँ पर 2 जगह लगा सकते हैं आप पैसा। ओके, और सर कॉन्ट्रा फंड? कॉन्ट्रा जैसा नाम है कि आप मतलब दुनिया के विपरीत चलो, कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, जो सब सोचते हैं उसके अलग। कुछ शेयर ऐसे हैं जो आजकल चलते हैं। फॉर एग्जांपल पिछले साल IT, फार्मा, मेटल कॉन्ट्रा हो गए। कैसे? किसी को IT नहीं लेना, किसी को फार्मा नहीं लेना, मेटल का भी पता नहीं था, मेटल का भी ऐसा कि यार ये तो सब खराब है। लेकिन कुछ फंड मैनेजर्स ऐसे होते हैं, वो ये सोचते हैं कि यार जब सब खराब बोल रहे हैं तभी तो भाव अच्छे होते हैं। करेक्ट। अभी वाली खराब है, कभी तो अच्छे होंगे, तो वो कॉन्ट्रा बेट लेते हैं।
सबके आम धारणा के विपरीत। रिपोर्ट्स आप देखोगे सबके डाउनग्रेड आएंगे, टारगेट नीचे करके आएंगे, लेकिन फंड मैनेजर सोचता है मैं तो इसी वक्त लूंगा, तो ये लेते हैं। यहाँ पे भी रिस्क बहुत ज़्यादा है क्योंकि आप बाजार के ट्रेंड के विपरीत चल रहे हो, और रिस्क एक तो नीचे जाने की है, दूसरे रिस्क ज़्यादा लंबा समय तक इन्वेस्टेड रहना पड़ सकता है। जरूरी नहीं कि आपने लिया 3 महीने में पैसा बन जाए, 1 साल में बन जाए, 3 साल 5 साल ये इंतजार करवा सकता है। इसलिए कॉन्ट्रा फंड है, और कॉन्ट्रा फंड में मैंने एक ही चुना है, बहुत बढ़िया फंड है ये, SBI कॉन्ट्रा फंड, जिसमें यहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। 3 साल के रिटर्न 45% के इसमें। ठीक है, चलिए, तो हमने ये सारे फंड समझ लिए, लेकिन सर अब आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों स्पेस बाजिंग है, आपको कौन सा फंड पसंद है? देखिए, ये जो रिकमेंडेशन वाले फंड्स हैं मैंने वो सारे आपको बता दिए। ठीक है। अब कई बार लोग ये सोचते हैं कि भाई अलग अलग कैटेगरी में मुझे अगर लगाना ही है तो सिंपल सी चीज़, लार्ज कैप फंड सोचने की जरूरत नहीं, टॉप 100 शेयरों में ये पैसा लगाते हैं। ठीक है। और मतलब ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप, जो सबसे कम रिस्की फंड होते हैं। और अगर आपको लाइफ में कुछ नहीं करना, स्ट्रेस नहीं लेना, निफ्टी सेंसेक्स के बाहर अगर अच्छे शेयर आपको चाहिए, लार्ज कैप फंड में लगा लीजिए। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, HDFC टॉप 100 और ICICI प्रू ब्लू चिप। मतलब ये निफ्टी के सब्स्टिट्यूट समझ लीजिए एक तरह से, सेंसेक्स के सब्स्टिट्यूट समझ लीजिए, और इनमें लगा लीजिए, और उनसे थोड़ा सा बेहतर रिटर्न देंगे आप। ओके। तो ये क्लियर कट है, ये फंड आपके लिए शांति है। जिनको मिड कैप फंड्स में पैसा लगाना है, मैं उसके लिए भी लेके आया हूँ। अच्छा। हाँ बिल्कुल, ताकि मैंने मेरी पसंद की आपको बता दी, फिर आपको जो पसंद आए वो लगा लीजिए। ठीक है। मिड कैप फंड, HDFC मिड कैप फंड, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है, जिसका 50,000 करोड़ से ज़्यादा का AUM है, ये बहुत बढ़िया है। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड है एक, और तीसरा है टाटा मिड कैप ग्रोथ फंड। ये तीनों ही फंड बढ़िया है, आप यहाँ पर पैसा लगा सकते हैं। लार्ज कैप में पैसा लगा रहे हैं 1 से 3 साल का व्यू रखिए। ठीक है। मिड कैप्स में पैसा लगा रहे हैं 3 से 5 साल का व्यू रखिए। और तीसरी कैटेगरी जो स्मॉल कैप फंड की है, यहाँ 5 से कम 7-8 साल का व्यू लेकर चलना है अगर आपको इन्वेस्ट करना है। और स्मॉल कैप फंड जो आपको बढ़िया मुझे नज़र आते हैं, इनमें इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड नंबर 1 पे रखूंगा, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज नंबर 2, क्वांट स्मॉल कैप फंड नंबर 3। ठीक है। इन 3 तरह के ये आपकी पसंद के। तो अब आपको ये देखना है, आपको अपने हिसाब से अब चूज़ कर लीजिए कि आपको क्या है। मेरे हिसाब से जाएंगे फ्लेक्सी कैप लीजिए, और दूसरा डेट और इक्विटी का मिक्स ले लीजिए। डेट और इक्विटी का मिक्स लेने का क्या तरीका है, बैलेंस एडवांटेज फंड या हाइब्रिड फंड ले लीजिए। ठीक है। और जिनको कंजर्वेटिव जाना है, आप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में चले जाइए, जिसमें आपको इक्विटी, डेट, गोल्ड, इन्वेस्ट सब मिल जाएंगे। सो बस आप थोड़ा सा, मैंने फंड सारे आपको दे दिए, कैटेगरी सारी दे दी, अब थोड़ा सा आपको इंडिविजुअली अपने हिसाब से सोचना है। चलिए, तो अब किसी की शिकायत नहीं होगी कि अनिल जी बोलते हैं कि आप फंड्स में पैसा लगाइए और आपको पता नहीं है कि कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, क्योंकि ये शो है, ये आपके लिए पूरा आप एक सार बता चुका है कि आपको म्यूचुअल फंड्स में कहाँ, कब, कैसे, कितना पैसा लगाना है। ऑफ कोर्स आप इसको रिपीट भी देख सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाइए और वहाँ पर आप आराम से अपनी पेस पर, अपनी स्पीड पर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने बेहतरीन तरीके से बताने के लिए कि फंड्स में इस साल क्या कुछ करना है। तो हमारी खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए जी बिजनेस के साथ, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।